नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मुनाल पटेल और आज हम देखेंगे 18 दिसंबर फ्राइडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले खुशी के समाचार की पेज 1 पर आज कुछ भी काम का नहीं है। वही किसान प्रोटेस्ट की बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जैसे इलेक्शन करवाते हैं ऐसे वैक्सीन भी करवा सकते हैं, हम भी टीकाकरण कोरोना में मदद कर सकते हैं। पीएम केयर फंड्स में किस सरकारी संस्था ने कितना डोनेशन में दिया, वो सब की कॉन्ट्रोवर्सी जारी है। इसमें कुछ भी काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 2। मैंने आपको कल भी बताया था कि यूपीएससी इंटरव्यू में आपको पता होना चाहिए कि आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है, उसके पावर्स क्या होते हैं। तो कल तो हमने एक पढ़ा था, लैंड ग्रैबिंग के केस हो, ज़मीन हड़पना, तो उसमें उसके पास पावर्स होते हैं। दूसरा, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास कुछ पावर्स होते हैं। जैसे कि उसे अगर इन्फॉर्मेशन मिले कोई आदमी कुछ क्रिमिनल काम करने वाला है, पब्लिक हेल्थ मोरालिटी पीस को डिस्टर्ब करने वाला है, तो उनको वो ऑर्डर कर सकता है कि आप पर्सनल बॉन्ड दो इतने पैसों की बैंक गारंटी कि मैं कोई शांति भंग का काम नहीं करूँगा। अब पता चला उत्तर प्रदेश में कुछ किसान नेता प्रोटेस्ट करने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश के एक एसडीएम ने उनको बोला 50 लाख रुपए के बॉन्ड जमा करो कि आप शांति भंग नहीं करेंगे। फिर कंट्रोवर्सी हुई। अब क्या एसडीएम ने बोला कि वो तो क्लैरिकल एरर थी टाइपिंग में और कम पैसा है वगैरह। ये एग्जैक्ट मुद्दा क्या है वो काम का नहीं, हमने याद क्या रखना है कि एसडीएम के पास ऐसे भी पावर होते हैं, कोई शांति भंग करने वाला हो तो उससे वो पर्सनल बॉन्ड भी मांग सकते हैं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में आज कुछ भी काम का नहीं। हालांकि ओएनजीसी वडोदरा में 8 एमबीबीएस डॉक्टर की भर्ती है, उसमें एक होम्योपैथी डॉक्टर की भी भर्ती है। वॉक इन इंटरव्यू है अगर किसी की दिलचस्पी हो। पेज 4 पे चलें। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS, ये होम मिनिस्ट्री और उसके नीचे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बनाया था। मेंस पेपर 2 ई गवर्नेंस के अंदर ई गवर्नेंस मॉडल्स एंड एप्लीकेशन में आइए जानने की चीज़, ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS, उसका उपयोग क्या है। उसकी मदद से पुलिस स्टेशन को अदालतों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपने पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर जो FIR बनाया होगा वो सीधा अदालत में ऑनलाइन भेज सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस जमा कर सकते हैं। फिर पुलिस स्टेशन को वो RTO ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कनेक्ट करता है, तो कोई वाहन चोरी हुआ है उसका सब डेटा वो कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए क्राइम में कोई वाहन यूज़ हुआ तो उसका नंबर नोट हुआ हो तो पता चले कौन किधर था। हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट करता है तो कोई डेड बॉडी मिली, उसका क्या हुआ, उसे क्लेम करने कोई आया कि नहीं आया, वो सब उसको पता चल सकता है। उसी तरह से सिटीजन NGO सबके साथ कनेक्ट करवा सकता है। तो ऐसा ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। उसमें और एक फीचर ये होता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट और उसके पुलिस विभाग चाहे तो अपनी अलग से ऐप्स डेवलप कर सकते हैं और उस ऐप में वो सारा डेटा इस सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्या ये चर्चा में तो इसलिए था क्योंकि गुजरात की ऐसी ई-गुज-कॉप ऐप को पहला इनाम मिला है बेस्ट ऐप अंडर दिस प्रोजेक्ट। क्या गुजरात को इनाम मिला, वो इतना काम का नहीं। हमने याद क्या रखना है कि ई गवर्नेंस का ये सब उपयोग हो सकता है फॉर मेंस पेपर 2। उसके बाद पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में IIM अहमदाबाद ने एक सर्वे किया और उन्हें पता चला कि अहमदाबाद सिटी एरिया में ई लर्निंग की इतनी सब पीपुड़ी बजाई जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 30% बच्चे मुश्किल से लाइव क्लास देख पाए क्योंकि ज़्यादातर के पास इंटरनेट मोबाइल कुछ नहीं है। इनफैक्ट 50% ऐसे बच्चे हैं कि जिनके घर में टेलीविज़न भी नहीं है कि एजुकेशन वाली दूरदर्शन की कोई चैनल शुरू कर सके। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स को ऑर्डर किया था कि आपने अपनी फ़ीस में 25% कटौती करनी होगी क्योंकि कोरोना के चलते पेरेंट्स की इनकम डाउन है वगैरह। लेकिन फिर भी पता चला कि बहुत सारे गरीब पेरेंट्स को तो पता भी नहीं था कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया, क्योंकि उनके पास टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, न्यूज़पेपर एक्सेस कुछ नहीं है। तो स्कूल वालों ने उनको भी बेवकूफ़ बना के उनसे भी 100% फीस ले ली है। फिर आप जानते हैं सरकार की एक मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना है जहाँ पर ये सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में खाना मिलता है। अब क्योंकि कोरोना के चलते स्कूल तो बंद है, लेकिन ये मिड डे मील स्कीम में ऐसा प्रावधान है कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो बच्चों को टेक होम राशन, मतलब घर ले जाने के लिए अनाज दे दिया जाए या उनके पेरेंट्स को पैसा दे दिया जाए। पता चला 85% स्कूल चिल्ड्रन को वो भी नहीं मिला, ना तो घर ले जाने के लिए अनाज, ना कोई कैश अलाउंस। तो अगर अहमदाबाद जैसे सिटी एरिया में ये परिस्थिति है तो सोचो गांव में क्या परिस्थिति होगी। सो अगेन इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ये सभी ई लर्निंग की क्या क्या मर्यादाएं हैं और सामने गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अब ऐसे ही ऑनलाइन एजुकेशन की एक और भी चीज़ हमें इसी न्यूज़पेपर में मिलती हैं। हम डायरेक्टली जंप करें पेज 8 कॉलम्स में, उसमें एक अजीत मिश्रा की कॉलम लेट द स्कूल्स ओपन, स्कूलों को खोला जाए। उन्होंने सब बात की है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी, लोगों में आपस में कितना सौहार्द, ट्रस्ट, विश्वास, हारमनी, शांति,
ये है, उसके बारे में देखा जाए तो उसे हम कहते हैं सोशल कैपिटल इस देश में बहुत ज़्यादा है। अगर शांति, सौहार्द, विश्वास एक दूसरे पर ज़्यादा हो, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह में हो सकता है। तो कॉलम में ये लिखा गया है कि अगर क्लासरूम एजुकेशन देते हैं तो सोशल कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो स्वाभाविक है आपस में विश्वास, हार्मनी, इवन टॉलरेंस, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं, रिसेस में खाना खाते हैं, तो और ज़्यादा सौहार्द, सोशल कैपिटल और बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी सभी स्कूल बंद है, तो ई लर्निंग चल रहा है, उसमें ये सब हो नहीं सकता। सेकंड, जब हम एजुकेशन देते हैं तो उसके भी दो मेथड होते हैं। एक होता है वर्टिकल मेथड, जहाँ टीचर ऊपर से लेक्चर दे और स्टूडेंट उसको सुनकर नोट्स बनाए और ज़रूरत पड़े तो एक आध दो प्रश्न पूछ ले। ये वर्टिकल मेथड में भी आपस में संवाद कम होता है तो सोशल कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। दूसरा तरीका हो सकता है हॉरिजॉन्टल मेथड, पार्श्विक रूप से, कि स्टूडेंट आपस में ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी वगैरह करे और उसमें से वो जाने, तो इसमें सोशल कैपिटल और बेहतर बन सकता है। हालांकि जब तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है तो उसमें तो वो 1-on-1 स्टूडेंट देख रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, आपस में स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन बहुत कम होता है, तो सोशल कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। इसलिए इनका ये कहना है कि स्कूलों को जल्द से जल्द वापस शुरू किया जाए। नॉर्वे और डेनमार्क की सरकार ने कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही, कुछ महीने पहले से ही उन्होंने तो स्कूल वापस शुरू कर दिए विद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, और वहाँ तो कोई कोरोना की सेकंड और थर्ड वेव पाई नहीं गई। तो हमने भी जल्द से जल्द स्कूल शुरू करने चाहिए, क्योंकि इधर सब प्रोटेस्ट और रैलियाँ हो सकती है, सोशल रिलीजियस फेस्टिवल के नाम पर बैंड बारात और सारे नियमों का भंग हो सकता है, तो स्कूल क्यों नहीं खोल सकते। हालांकि उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि नॉर्वे, डेनमार्क की पब्लिक ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग में मानती होगी। इधर तो आप याद करिए, 1-2 दिन पहले आईआईटी मद्रास खोला गया था और उसमें 100 से ज़्यादा लड़कों को कोरोना पॉजिटिव आया तो वापस बंद करना पड़ा। तो अपनी पब्लिक में पहले डिसिप्लिन आना चाहिए, तो फिर हम नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जैसा कर सकते हैं। खैर वापस चले तो हम स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ पेज 4 देख रहे थे, जहाँ पर शुरुआत हुई थी IIM अहमदाबाद की ये स्टडी से पता चला ई लर्निंग में बहुत सारी मर्यादाएं हैं, और फिर हमने पाया कि ई लर्निंग में सोशल कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्लासरूम की पढ़ाई ज़रूरी है। उसके बाद पेज 5 में असल में सरकारी विज्ञापन है। ये बांग्लादेश की सरकार या उनकी एम्बेसी ने पूरा पेज भर के कि कैसे भारत और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के बीच वर्चुअल समिट हुई और उसमें उन्होंने सब इंपॉर्टेंट मुद्दे गिनवाए हैं, और वही चीज़ पेज 6 में भी जारी है, कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई। अब ऐसा ये सब कुछ है, इसमें से काम के जानने लायक मुद्दे क्या हैं। पहला मुद्दा, 2020 में बांग्लादेश के लीडर शेख मुजीबुर रहमान की जन्म जयंती थी, तो उसको मुजिब वर्षों के नाम पे वो मना रहे हैं। और उस वक्त भी 2020 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें चीफ गेस्ट के रूप में शायद जाने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते वो कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ। अभी अगले साल 2021 में ये बांग्लादेश की आज़ादी को 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसकी भी कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं। आपस में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए उनकी चिल्हाती बांग्लादेश की और वेस्ट बंगाल का हल्दीबारी दोनों के बीच रेलवे लाइन 1965 से पहले तो थी, उसको वापस शुरू करने वाले। इसके अलावा सब कीवर्ड्स में वही चिकनी चुपड़ी बातें, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, वीज़ा नॉर्म्स को बेहतर करेंगे, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के खिलाफ लड़ेंगे, एलिफेंट का जो भी प्रोटेक्शन है उसका काम करेंगे, कोरोना वैक्सीन में सहयोग देंगे, ट्रेड पैक्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये सब वही कीवर्ड चलते रहते हैं। एनर्जी एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, उसमें कुछ ONGC विदेश है, वो बांग्लादेश में कंचन एक्स नाम का कुछ कुआं खोद रही है वगैरह। तो हर बार ये मतलब बाकी अपने जितने भी बॉर्डरिंग कंट्री है पाकिस्तान को छोड़ के, ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनमें यही सब चिकनी चुपड़ी बातें आप एक बार में याद करें और लिख सकते हैं। हर बार ये सब होता है तो काम धंधा छोड़ के पूरा दिन 1-2 घंटे इसी को तैयार करने बैठे, वो सही तरीका नहीं है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और वापस भी, कुछ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस, भारत विदेश सेवा, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो उनका UPSC इंटरव्यू 1 घंटे तक उनको इंटरनेशनल रिलेशन ही पूछेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। इंटरव्यू में आपको हर एक चीज़ में से थोड़ा थोड़ा पूछते हैं। आपके बायोडेटा में जो लिखा हो, आपका एजुकेशन, होम स्टेट क्या है, हॉबीज़ क्या है, वर्क एक्सपीरियंस कुछ हो तो, और बाकी जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में तो थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा नहीं कि आपको सारी इंटरनेशनल रिलेशन की PhD Day 1 से होनी चाहिए, नहीं भाई, वो तो आपको IFS में सिलेक्ट करेंगे, फिर ट्रेनिंग में सब पढ़ाएंगे, तो उसमें घुस मत जाओ, यही मेरा सबकी सलाह है। ठीक है, पेज 6 पे आगे बढ़े। साइंस टेक्नोलॉजी में कल ही हमने पढ़ लिया था, इसरो का कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 PSLV द्वारा लॉन्च किया गया। फिर तीसरे समाचार, केस स्टडी, मैन वर्सेस वाइल्ड कन्फ्लिक्ट। आसाम में हाथी घूमते हैं, क्रॉप फसल को बर्बाद करते हैं, तो किसानों ने इलेक्ट्रिक फेंस, बिजली वाली तार लगा दी। अब पता चला एक प्रेग्नेंट एलिफेंट गुजर रही थी और उसका भी इसमें देहांत हो गया। तो प्रश्न होता है किसान ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि किसानों में काफ़ी आक्रोश है कि हमारी फसल ये हाथी तबाह करते हैं और सरकार हमको कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा टाइम पे नहीं दे रही है।
तो सामने एग्रीकल्चर, रेवेन्यू या जो भी विभाग मुआवजा देता है उनकी ये फरियाद है कि ऊपर से ही पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है, हम कैसे दे सकते। फिर ये किसान ऐसा नहीं कि कोई बिजली का बिल भर के ये इलेक्ट्रिक फेंस लगाई है उन्होंने, वो तो तार के खंभे पर सीधा बिजली चोरी करके ऐसी फेंस लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने भी इसको रोकना चाहिए, लेकिन उनकी ये शिकायत है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है पूरा विजिलेंस करने के लिए। तो अगर आप DCF है, डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जैसे पुलिस में होता है DCP, तो फॉरेस्ट में क्या होगा DCF। हाँ, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी केस स्टडी है यहाँ पर। हाउ व्हाट विल यू डू टू प्रिवेंट मैन वर्सेस वाइल्ड कन्फ्लिक्ट इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सो दैट वाज पेज 6। आगे बढ़ते हैं पेज 7। पेज 7 में परीक्षा के लिए तो कुछ काम की नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग समाचार जो मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग लगी। एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था बिरजू सल्ला। उसकी गर्लफ्रेंड एयरपोर्ट पे काम करती थी, ब्रेकअप हो गया, तो बिरजू सल्ला ने बदला लेने के लिए प्रैंक कॉल किया कि ये हवाई जहाज में बॉम्ब फिट किया है किसी ने। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और एक एंटी हाईजैकिंग कानून बनाए, उसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, आजीवन कारावास। क्यों? सिर्फ एक प्रैंक कॉल किया था कि प्लेन में बॉम्ब है। तो वो आदमी वापस चर्चा में, उसको कुछ पैरोल पे छोड़ा था, लेकिन वापस कुछ नियमों का उल्लंघन किया, वापस पकड़ लिया। इसमें परीक्षा का कुछ काम का नहीं। मेरी सलाह सब लोगों को यही है कि इससे सबक लो, और ऐसे जो प्रैंक कॉल और शरारती बच्चे आपके आसपास भी हो उनको भी बताओ कि बिरजू सल्ला का केस आपके साथ भी हो सकता है, तो ज़रा लिमिट में रहो। फिर हम चले पेज 8 कॉलम्स में सबसे पहले लेफ्ट साइड पर जो दो पैराग्राफ की छोटी कॉलम होती। कल हमने देखा था कैसे 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन यानी नीलामी होने वाली है। शुरुआत में सोचा गया था कि रिजर्व प्राइस 5 लाख करोड़ से ज़्यादा रखेंगे, मतलब इससे सस्ते में तो नहीं ही नीलामी करेंगे, लेकिन ये सब कंपनियां फरियाद कर रही थी नहीं हमको बहुत नुकसान हो रहा है और सस्ता कीजिए, तो अब रिजर्व प्राइस कुछ करीब 3 लाख करोड़ से ऊपर रखा। तो ये कॉलम में उसको डिफेंड किया गया है कि हाँ सस्ते में स्पेक्ट्रम बेचना ज़रूरी है, वरना नीचे ग्राहकों के साथ, मतलब ये कंपनियां सारा बर्डन ग्राहकों पर ही तो पास ऑन करने वाली थी वगैरह। हालांकि सोचने का विषय ये भी है कि जो अगर सस्ते में स्पेक्ट्रम बेचा तो कौन सा इधर 3G 4G सस्ते में दे रहे हैं ये कंपनी वाले। प्रॉफिटियरिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, मुनाफाखोरी। फिर केरला चुनाव में कांग्रेस की हार के बारे में कॉलम काम का नहीं। तीसरा छोटा कॉलम दिलचस्प है। फ्रांस में ऐसा कानून है कि कोई भी सरकारी संस्था में किसी एक जेंडर के 60% से ज़्यादा लोग हायर नहीं कर सकते। मतलब आपके विभाग में जब नौकरी देते हैं तो 60% से ज़्यादा महिला नहीं हो सकती और 60% से ज़्यादा पुरुष नहीं हो सकते। कोई भी एक लिंग का 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इन द मैनेजमेंट पोजीशन। पता चला पेरिस की मेयर ने करीब 11 महिलाओं को सब टॉप मैनेजर की पोस्ट दी थी और सामने 5 पुरुषों को ही नौकरी दी थी। तो कानून का उल्लंघन हो गया कि 60% से ज़्यादा महिला हो गई, तो उनके ऊपर करीब $1,10,000 का जुर्माना लगा ये कानून के अंतर्गत। तो कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि नहीं महिलाओं को नौकरी दी, इसमें कैसा जुर्माना वगैरह। काउंटर आर्ग्यूमेंट कि ये महिलाओं का हद से ज़्यादा सशक्तिकरण हो रहा है और फिर पुरुषों का भी तो कुछ हितों का ख्याल रखना चाहिए वगैरह। एक बार UPSC मेंस पेपर 1 में भी ऐसा कुछ प्रश्न आया था कि मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी एनकरेज इन द वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, महिला संस्थाओं में भी पुरुषों की सदस्यता होनी चाहिए वगैरह। तो सोचने का विषय कि जब रिजर्वेशन दिया जाए लेकिन उससे भी ऊपर चला जाए और आप ये कहें कि वो क्योंकि कमज़ोर वर्ग है, महिलाएं हैं, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं, तो सामने पुरुष के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, सोचने का विषय। बड़े कॉलम में एक तो ये था कि स्कूल्स को वापस खोला जाए जैसा नॉर्वे डेनमार्क में का, और मैंने आपको बताया भारत की पब्लिक में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वो कॉलम तो हमने पढ़ लिया। फिर दूसरा कॉलम है कि कोरोना फाइटिंग से हमने जो सबक लिए वही हम TB क्षय रोग के सामने भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ खास काम का नहीं। फिर हम चले पेज 9 पर। पेज 9 पर आज एक भी कॉलम काम का नहीं है। ये इंडियन एक्सप्रेस के पास समझो कि मुद्दे ही ख़त्म हो गए, 3 ही मुद्दे पर कॉलम लिखते हैं। एक तो होता है ये कोरोना के बारे में, दूसरा होता है किसानों के बारे में, और तीसरी जगह मिल गई इनको तो लव जिहाद के बारे में। तो बस ऐसे ही कॉलम भरे हैं इधर, कुछ काम का नहीं, छोड़ो इसे। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस वालों ने हमको ₹1 सामने से देना चाहिए सब पढ़ने के लिए। पेज 10 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 11 एक्सप्लेन्ड सीरीज़, बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए कि नहीं, ऐसी बड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है, कुछ भी काम की नहीं भाई। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इकोनॉमी में आप ये बिटकॉइन क्या है, उसमें क्या जोखिम है वगैरह एक साथ पढ़ लिया हो। हर बार ये एक्सप्लेन सीरीज़ बनाए तो कोई पढ़ने बैठो, ये सही तरीका नहीं तैयारी का। एक्सप्लेन सीरीज़ में दूसरा मुद्दा है वायरस का म्यूटेशन मतलब किसी शेप में विकृति या बदलाव आ जाना। वायरस अपने शरीर में जाता है, अपने आप को कॉपी पेस्ट करता है। अब कॉपी पेस्ट करते वक्त अगर उसका स्ट्रक्चर पहले से चेंज हो जाए तो हम कहें वायरस में म्यूटेशन आ गया है। इंग्लैंड में फाइजर वैक्सीनेशन जारी है और पैरेलली पता चला कि कुछ मरीजों में कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ है। तो क्या इससे हमारी वैक्सीन है वो उसकी असर होगी कि नहीं होगी? विशेषज्ञों का ये कहना है कि म्यूटेशन के दौरान ये जो वायरस पे इतने सारे स्पाइक होते हैं वो रेड कलर के शेप,
उसमें से एक दो अगर बदल जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा ही शेप बदल जाए तो चिंता का विषय है। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कर्नाटक में लैंड रिफॉर्म एक्ट। एक ज़माने में कर्नाटक में ऐसा कानून था कि सिर्फ किसान को ही ज़मीन बेच सकता है, किसान उद्योगपति को या नॉन एग्रीकल्चर पर्सन को ज़मीन नहीं बेच सकता। अब इसमें सुधार किया है, मतलब किसान किसी को भी ज़मीन बेच सकता है। तो कंट्रोवर्सी क्या होगी कि भाई ये सब उद्योगपति अंबानी अडानी ज़मीन खरीद लेंगे और फिर हमारा फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन कम हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी वगैरह वगैरह। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, वैसे भी ये सब स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, छोटी छोटी उनकी ज़मीन में कुछ पैदावार अच्छी नहीं थी, बेहतर कि उसको बेच दे, उधर बड़ी फैक्ट्री बने और ये किसान जाके मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में काम करे, जैसा प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे ने भी सुझाया था। खैर सोचिए तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। फिर हम चले पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ तो कोरोना की सब चाह रही है जो बहुत काम का नहीं। उसमें भी कि जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन, तो इजराइल ने वैक्सीनेशन शुरू किया, पैलेस्टाइन वालों को कौन कैसे देगा वो सब चिंता का विषय। सिंगापुर, तो वहाँ पर भी खुले में वो जो फास्ट फूड टाइप की वड़ा पाव वगैरह समोसा की उनके गल्ले होंगे, जिसको वो कहते हैं हॉकर कल्चर। यूनेस्को ने कहा ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इनटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते लेकिन वो अदृश्य रूप से प्रवर्तमान है, ऐसा ये हॉकर कल्चर जिससे वहाँ पर सोशल हार्मनी और सब चीज़ें हैं, उसको उन्होंने यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है। प्लेसिस इन न्यूज़ में। दूसरे समाचार है फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब कंप्यूटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चेहरा देख के पता कर दे कि ये महिला है, पुरुष है, कौन से रेस का है, मतलब वाइट पर्सन, ब्लैक पर्सन, या कौन से धर्म का है। चीन के अंदर अलीबाबा नाम की एक ई-कॉमर्स कंपनी, उन्होंने ऐसा सब टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि वो वीडियो देख के बता दे कि सामने वाला व्यक्ति वो उनकी उइघुर मुस्लिम समुदाय से है कि नहीं। और पता चला चाइनीज सरकार भी ऐसा ही कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और ये सभी मुस्लिमों को आइडेंटिफाई करती है और फिर उनको पकड़ के एंटी टेररिज्म कैंपेन के नाम पर उनको प्रशिक्षण शिविर में कि साम्यवाद के बारे में पढ़ाएंगे, आपको जो धर्म में पढ़ा है वो गलत है वगैरह, ये सब मतलब वहाँ पर हैरेसमेंट चल रहा है। तो ई गवर्नेंस के हमने आगे उपयोग भी देखे कि कैसे वो क्राइम नेटवर्क बना सकते हैं और क्राइम से लड़ सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का भी ऐसा पॉजिटिव उपयोग कर सकते हैं कि कोई क्रिमिनल मुंबई से भागा है और किधर छुपा है नेपाल में, तो भी उसका फेशियल रिकॉग्निशन डेटा इंटरनेशनली शेयर करके वो एयरपोर्ट पे या ट्रेन स्टेशन पे पकड़ा जाए। पॉजिटिव भी है तो सामने ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड बाई इफेक्टिव रेगुलेशन, कानून में सब लिखा जाए वगैरह। फिर हम चले पेज 13 इकोनॉमी। वैसे तो कोई खास बड़ी काम की चीज़ नहीं, एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी। उसमें मुद्दा ये था कि सपोज़ कोई भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी लगाता है, तो 2019-20 में उसने कितने मोबाइल पैदा किए थे और उसके सामने अगले साल वो कितने ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जितने ज़्यादा करेगा उसका सर्टेन X% उतना पैसा सरकार उसको सब्सिडी में देगी। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब उसमें एप्पल, सैमसंग, बहुत सारी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई और भारत में प्लांट्स भी लगा रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले याद करो, कर्नाटक में ऐसे एक आईफोन प्लांट में मजदूरों ने और इंजीनियर्स ने धमाल शुरू की कि हमको टाइम पे सैलरी नहीं मिली और उन्होंने तोड़फोड़ की, आग लगाई और आईफोन चुरा के भाग गए, जिसमें 400 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई ऐसे अगर लेबर अनरेस्ट होगा तो एक तो असेंबल इन इंडिया को नुकसान होगा ही होगा। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी ऐसा कोई लालच भी दोगे तो भी कोई अगर समझदार फॉरेन इन्वेस्टर है तो वो भारत में आके फैक्ट्री खोलेगा नहीं, किधर तो सब लेबर बहुत धमाल करते हैं, आईफोन चुरा के ले जाते हैं। बाकी सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री टाइप की चीज़ें, गूगल फेसबुक के बारे में, कॉरपोरेशन टैक्स जो कि हर 3-3 महीने पर भरना होता है, तो उसमें कितना कम ज़्यादा वो उसकी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री काम की नहीं, वो बजट आने दो पूरे साल के आंकड़े हमको दिख जाएंगे। कल हमने देखा था यूएस करेंसी वॉच लिस्ट कि अलग अलग देश की सेंट्रल बैंक अपनी लोकल करेंसी को कमज़ोर रखने के लिए डॉलर की अपेक्षा क्या क्रियाएं करती हैं, उस हिसाब से अमेरिकन सरकार उसको वॉच लिस्ट में रखते हैं। भारत को वॉच लिस्ट में रखा है तो इसके ये टेक्निकल नॉर्म्स है वगैरह फला डिम का, भाई ये कुछ काम का नहीं। जिसमें भारत सरकार का खराब दिखता हो वो भी वैश्विक मंच पे ऐसी चीज़ों के यूपीएससी सवाल बना के नहीं पूछती कि कैसे भारत में अमेरिकन रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को गाली दी गई है तो ये इस पर आप चर्चा कीजिए, भाई ऐसा नहीं पूछते, ये संवैधानिक संस्था है। तो अमेरिका की ये फला डिमका लिस्ट के अंदर भारत का खराब दिखाया गया, वो सब हमारे लिए काम का नहीं, जस्ट इग्नोर इट। पेज 14 स्पोर्ट्स में आज कुछ दिलचस्प समाचार। आप जानते हैं रशिया में डोपिंग यानी वो स्टीरॉयड और सारे प्रतिबंधित द्रव्य लेके स्पोर्ट्समैन अपना परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, बहुत सालों से कंट्रोवर्सी। अब ये समाचार आए कि अगले 2 ओलंपिक तक और अगले 2 साल जितनी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो वहाँ पर रशियन देश का नाम नहीं लिखा जाएगा, उनका झंडा नहीं लगाएंगे, उनकी एंथम देशभक्ति गीत राष्ट्रगीत उनका नहीं बजाया जाएगा। हालांकि उनके खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन शर्त है कि वो डोपिंग करके ना आए हों। दूसरे भी एक दिलचस्प समाचार,
भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने योगासन को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में कि अब कोई ये स्पोर्ट्स माना जाएगा, इसके भी स्पोर्ट टाइप के सब अवार्ड्स दिए जाएंगे वगैरह। तो ये भी खुशी के समाचार। अगर ओलंपिक में ब्रेक डांस स्पोर्ट्स हो सकता है तो योगासन भी होना चाहिए एक ज़माने में। सो लेट अस होप कुछ फ्यूचर में पॉजिटिव निकल के आए। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर फॉर फ्राइडे।